तो क्वेश्चन ये था, टू सिक्स डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड वर्सेस ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। इनका एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना था। तो बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर मैं पहले बात बताऊं तो एसिड तब स्ट्रॉन्ग माना जाता है अगर वो वाटर में इजीली H प्लस लूज कर दे। इफ ए सब्सटेंस कैन इजीली generates H plus ion if a substance can easily generate H plus ion in water, substance is said to be most acidic. अगर कोई सब्सटेंस वाटर में जितनी जल्दी H प्लस लूज करेगा उतना अच्छा वो एसिड गिना जाएगा। तो अगर मैं यहां पर आपके सामने ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड की बात करूं, और इसी का कंपैरिजन 2,6 dihydroxybenzene carboxylic acid, this is 2,6 dihydroxybenzene carboxylic acid, हमें इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपेयर करना है। और जब बात एसिडिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ की आ रही है तो हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड जल्दी से H प्लस वाला बॉन्ड होना चाहेगा। इन दोनों में से कौन सा OH बॉन्ड जल्दी टूटेगा ताकि ये H प्लस बन के निकल जाए। ऑडियो बेकार हो गई है क्या? ऑडियो सच में भी साउंड फट रही है? ओके, लेट मी कनेक्ट। तो मुझे ब्लूटूथ दोबारा कनेक्ट करने दो। क्या अभी आ रहा है क्या बच्चों वॉल्यूम? ओके फाइन। ओके, देखो, कभी भी अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम कहें कि ये एसिडिक स्ट्रेंथ इसके एसिडिक इस व्हाई इट इज एसिडिक, तो उसका रीजन क्या होता है? हम ये कहते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के पास ये जो OH बॉन्ड है, जैसे आप इसको पानी में डालोगे ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, लेकिन जैसे ये बॉन्ड ब्रेक करेगा ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा, H बेचारा पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करके बाहर निकल जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल ने पानी में जाके अपना OH बॉन्ड जल्दी तोड़ दिया तो H प्लस जो आसानी से लूज करेगा उस एसिड को हम बोलेंगे वो बढ़िया एसिड है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है।
पर आप ये देखो, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल अपना OH बॉन्ड तोड़ रहा है, तो ये तभी काम आसानी से हो पाएगा अगर OH बॉन्ड तोड़ने के बाद जो बने वो स्टेबल भी हो। अगर इसको पता हो कि H+ लूज करने के बाद, ये बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। फॉरवर्ड जाने का मतलब क्या है? लेस स्टेबल से मोर स्टेबल होगा। तो हमें ये देखना है कहां OH बॉन्ड टूटने के बाद बनने वाली स्पीशीज इन दोनों केस में ज्यादा स्टेबल होगी। तो पहले एक काम करते हैं, इसका H+ भी तोड़ देते हैं, यानी कि इसका OH बॉन्ड भी ब्रेक कर देते हैं और इसका OH बॉन्ड भी ब्रेक करके देखते हैं कि ये क्या क्या बनाएगा। तो अगर मैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं, अगर इसने अपना OH बॉन्ड ब्रेक किया, इस पे O- आया, तो इसका H+ लूज करने के बाद कुछ हालत ऐसी होगी। अगर मैं इसका H+ निकाल दूं, तो इसकी हालत कुछ ऐसी होगी। जो एसिड जल्दी से अपने OH बॉन्ड को ब्रेक करेगा, यानी कि रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके अगर जाएगा, तो मैं कहूंगा कि ऐसा एसिड जो जल्दी से आसानी से H+ लूज करे वो मोर एसिडिक। और ये डिसाइड करेगा H+ निकलने के बाद जो बन रहा है वो कितना ज्यादा स्टेबल है। जिसके केस में H+ लूज करने के बाद जो पीछे बच गया वो ज्यादा स्टेबल होगा, ऐसे केस में हम कहेंगे कि वो एसिडिक ज्यादा होगा। क्योंकि ये अपना OH बॉन्ड ब्रेक करे क्यों? इसको कोई तो फायदा मिले। अगर कोई से ये कह दे यार तू अपना बॉन्ड ब्रेक कर दे, बॉन्ड ब्रेक करने के बाद हम तुझे पहले से ज्यादा स्टेबल बना देंगे, तो फिर ये अपना OH इजिली लूज करेगा। तो अगर मैं यहां बात करूं इस मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे ये O- बैठा है, ये अब क्या कर रहा है? दोनों ऑक्सीजन इस H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है। इस मॉलिक्यूल ने जैसे अपना H+ लूज किया, तो इसके एक COO- को दोनों तरफ हाइड्रोजन मिलेगा और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके 6 मेंबर रिंग बना रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, COO- की, तो इसको तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड मिल रहा है, इसके पास तो इधर कोई दूसरा OH है नहीं, तो इसको इस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बार हो रही है। यहाँ दो दो पॉसिबल है, यहाँ दो दो 6 मेंबर रिंग बन रही है, यहाँ एक 6 मेंबर रिंग बन रही है। तो मुझे ये बताओ किसको H+ लूज करने का बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, राइट वाले को या लेफ्ट वाले को, 1 को या 2 को? ऑब्वियसली 2 को, क्योंकि इसने जब अपना एक H+ लूज किया, इसके पास सिर्फ एक OH ग्रुप है जो अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक स्टेबिलिटी दे रहा है। बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ एक बॉन्ड बनने से एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ दो बॉन्ड बनने से ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये था 2,6 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये था ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। दिस इज ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड को मैंने दिया नंबर 1 का नाम, दिस इज ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड, एंड दिस इज 2,6 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या आपको ये आंसर मिल चुका है कौन ज्यादा एसिडिक है? 2,6 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर acidic because after losing H+,
it getting stabilized by the 2 hydrogen bonds, वो भी 6 मेंबर रिंग बन रही है, और जो स्टेबिलिटी इसे मिलेगी उतनी स्टेबिलिटी इसको नहीं मिल रही. So I will simply say that 2,6 dihydroxy benzene carboxylic acid is more acidic because after loss of H plus it gets stabilized by more intramolecular hydrogen bond. Because of 2 OH groups in it. इसको जो फायदा होगा H प्लस लूज करने का वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इसे. इस आधार पे आप बोलोगे दिस इज मोर एसिडिक, दिस इज लेस एसिडिक. इससे पहले जो हमने इथेनॉल और एक इथेन थायोल का किया था, वहां हमने सीधा कॉन्सेप्ट लगाया था ये वाला, जहां पर एक बार एल्कोहल था, एक बार थायोल था. तब भी हमने एक फैक्टर लगाया, कौन अपना ये बॉन्ड जल्दी तोड़ेगा. यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड था, ये हाइड्रोजन सल्फर से कनेक्टेड था, दोनों हाइड्रोजन डिफरेंट एटम से कनेक्टेड थे. पर इस केस में मैं ये थ्योरी नहीं लगा सकता था, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो एसिडिक हाइड्रोजन सेम एटम से कनेक्टेड है. तो आप ये नहीं कह सकते कि ये ऑक्सीजन बड़ा है या ये ऑक्सीजन बड़ा है. बात ऐसे नहीं कर सकते. जब एसिडिक हाइड्रोजन डिफरेंट एटम से जुड़ा है तो आप साइज के बेसिस पे बात कर दोगे, लेकिन जब वो सेम से जुड़ा है तब आपको थोड़ा डीप एनालिसिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन H प्लस लूज करने के बाद ज्यादा स्टेबल हो रहा है. तो हम यहाँ पे सिंपल इतनी बात बोलेंगे कि हाइड्रोजन कनेक्टेड टू ऑक्सीजन विच इज एसिडिक हाइड्रोजन, इट विल आफ्टर द लॉस ऑफ दिस इट्स गेटिंग less stabilized by hydrogen bond as compared to this molecule. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. क्वेश्चन ये था, ट्राइमिथाइल एमीन हाइड्रोक्साइड ट्राइमिथाइल एमीन हाइड्रोक्साइड वर्सेस टेट्रामिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड. इन दोनों का हमें कंपेयर करना था बेसिक स्ट्रेंथ. अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें बेसिक स्ट्रेंथ की अगर मैं डेफिनेशन देखूं, अ बेस is said to be stronger if it can lose OH minus
इजीली। अच्छा बेस वो होगा जो पानी के अंदर, जो वाटर एज ए सॉल्वेंट के अंदर OH माइनस जल्दी से लूज करे। अब एक बात बताओ, अगर मैं ट्राइमिथाइल एमीन हाइड्रोक्साइड की बात करूं, दिस इज ट्राइमिथाइल एमीन, यहां नाइट्रोजन है, दिस इज टेट्रामिथाइल एमीन, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और साथ में एक एनायन है OH माइनस, और यहां भी एक OH माइनस है, जिसको इस नाइट्रोजन ने अपने हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ पकड़ के रखा हुआ है। क्योंकि यहां नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, वो OH माइनस के H को हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पकड़ के बैठा है, लेकिन इस OH माइनस का नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बना हुआ, क्योंकि इसके अराउंड चारों तरफ कार्बन चाहिए, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं बचा। तो कौन सा कंपाउंड अपने OH नेगेटिव को इजीली लूज कर पाएगा, 1 या 2? हु कैन लूज OH नेगेटिव विद रिलेटिवली मोर ईज? तो कौन जल्दी से डिसोसिएट करके OH नेगेटिव देगा? तो ऑब्वियसली, क्योंकि इसका OH नेगेटिव फ्री टू लूज है, लेकिन इसने अपने OH नेगेटिव को हाइड्रोजन बॉन्ड से पकड़ के रखा हुआ है। तो इस आधार पे आप मुझे बताओ, आपको ज्यादा बेसिक कौन नजर आएगा? हु विल बी मोर बेसिक? ऑब्वियसली सेकंड। सो आप कहोगे इन ट्राइमिथाइल एमीन, in trimethylamine, let's say this is 1, this is 2, hydrogen of OH minus is tightly bonded with nitrogen as it has lone pair, and there is intermolecular hydrogen bond. But in 2 means, who is 2? This is 2. This is 2. But in 2 means in tetra methyl ammonium hydroxide. There is no hydrogen bonding between nitrogen and hydrogen of OH minus. So it can easily lose OH minus and is more basic. जहां OH माइनस को निकालना आसान होगा, जहां OH माइनस को तोड़ना आसान होगा, वहां हम कहेंगे दिस कंपाउंड इज मोर बेसिक, बिकॉज इस OH माइनस को नाइट्रोजन के साथ ज्यादा अच्छा बॉन्ड नहीं बना हुआ। इट्स सिंपली लाइक आयनिक अट्रैक्शन, और जिन कंपाउंड में आयनिक अट्रैक्शन होती है वो पानी में जल्दी डिसोसिएट करते हैं। जिन कंपाउंड में आयनिक अट्रैक्शन होती है, एटाइन एनाइन, वो पानी में बहुत जल्दी ब्रेक करेगा। और यहाँ OH माइनस को नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन बॉन्ड से पकड़ के रखा हुआ है, तो इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी, इट रिक्वायर्स मोर एफर्ट टू ब्रेक द OH माइनस, सो दैट इज व्हाई इट इज लेस बेसिक। अब एक बच्चे का कहना, आयनिक अट्रैक्शन तो स्ट्रांग होती है, भले ही आयनिक अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है तब तक जब तक उनको पानी में नहीं डाला। द मोमेंट आप उनको पानी में डालोगे, आयनिक अट्रैक्शन बड़ी जल्दी ब्रेक करेंगे। So this will dissociate rapidly in water rather than this. So because of intermolecular hydrogen bond, it's less basic. There is no hydrogen bond of nitrogen with OH minus, so it will rapidly lose OH minus in water. So second is more
बेसिक। ओके। अब किसी बच्चे ने पूछा कि यहाँ पर इसका नाम तो टेट्रामिथाइल अमोनियम क्यों रखा, वो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है। 1 2 3 4 टेट्रामिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, तो यहाँ पे हमने काफी सारी प्रैक्टिस कर ली। 2 क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूं आपको। हैव यू नोटेड? ओके, फिर हम केमिकल बॉन्डिंग के लास्ट पार्ट पे चलेंगे। चलो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने लगा हूं वो एस ब्लॉक का है, आने वाले चैप्टर का, आफ्टर केमिकल बॉन्डिंग। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट वर्सेस पोटाशियम बाइकार्बोनेट। आपको पता है सोडियम बाइकार्बोनेट हम डेली लाइफ में कहाँ यूज करते हैं? बेकिंग पाउडर। केक को फ्लफी बनाने के लिए बेकिंग सोडा डाला जाता है। दिस इज नॉट सोप। Sodium bicarbonate, potassium bicarbonate, they are used like this is used as a baking soda, baking powder in the baking industry because it makes the stuff fluffy. एक्चुअली क्या होता है बच्चों, इन दोनों के स्ट्रक्चर में क्या फर्क है? बाइकार्बोनेट आयन, यू नो दैट दिस इज बाइकार्बोनेट आयन। तो ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ना, अगर मैं इसके नेबरिंग मॉलिक्यूल को पास में ले आऊं तो यहाँ का OH इस O माइनस के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। इसी तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा बाइकार्बोनेट आयन। तो बाइकार्बोनेट आयन के अंदर ये जो मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, क्या ये इंटरमॉलिक्यूलर था या इंट्रामॉलिक्यूलर था? व्हाट काइंड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर? ऑब्वियसली इट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बाइकार्बोनेट आयन के पास एक और ऑप्शन भी है। दिस इज बाइकार्बोनेट, ये इस तरह से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। फॉर्मिंग ए क्लोज रिंग। ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी है, इंटर या इंट्रा? दिस इज अगेन इंटरमॉलिक्यूलर। So bicarbonate ion can form a long chain kind of the structure, as well as it can form cyclic
लाइक भले वो साइक्लिक 1 2 3 4 5 6 7 8 है, पर ये ऐसा भी करता है और ऐसा भी करता है। अब बाइकार्बोनेट का अरेंजमेंट ऐसा होगा या ऐसा होगा, ये डिपेंड करेगा कि केटायन कैसा है, क्योंकि जो 8 मेंबर रिंग्स होते हैं ना वो साइज में बड़े होते हैं। अब इस बड़े साइज के साइकिल के अंदर कोई बड़ा केटायन भी फिट हो सकता है, छोटा केटायन अगर अंदर जाएगा वो बाहर भी आ जाएगा। लाइक ऐसा समझ लो कि एक सीट है, उस सीट का स्पेस इतना है तो उसमें बड़ा केटायन ही फिट हो सकता है, छोटा केटायन इसके अंदर पूरा फिट नहीं हो पाएगा, वो लूजली फिट होगा, वो अगर अंदर बैठ गया तो बाहर भी आ सकता है। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि सोडियम और पोटाशियम में हु इज रिलेटिवली बिगर इन साइज, कौन साइज में बड़ा है, सोडियम प्लस या के प्लस, डाउन द ग्रुप साइज ऑफ केटायन इंक्रीजेस के प्लस। तो ये जो कैविटी बनती है ना, इस कैविटी का साइज इतना है कि वो सिर्फ बड़े केटायन को अकोमोडेट कर सकती है। तो के प्लस के अंदर, के प्लस इसकी पूरी कैविटी के अंदर फिट होके बैठ जाएगा, सोडियम प्लस इस कैविटी में लूजली बैठता है। तो बेसिकली ऐसा नहीं होता कि आप यहाँ पे सोचो पहले पोटाशियम बैठ जाए फिर सोडियम बैठ जाए, एक बच्चे ने बोला है पोटाशियम के अंदर सोडियम बैठ जाए, नहीं, ये एक ऐसी जगह बनती है जिस जगह में कोई बड़ा केटायन फिट होता है बस। तो आपको कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कौन लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाएगा, लेयर्ड मतलब लॉन्ग शीट लाइक स्ट्रक्चर। तो सोडियम प्लस इस तरह का अरेंजमेंट अलाउ करेगा बाइकार्बोनेट। और कौन साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा, वो पोटाशियम बाइकार्बोनेट, रुबिडियम, सीजियम, दे ऑल कैन फॉर्म दिस काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर। बट सोडियम पॉजिटिव बीइंग स्मॉलर इन द साइज, वो इस कैविटी में फिट नहीं होता, उसके केस में बाइकार्बोनेट की लेयर्स बनती जाती है। सो जस्ट दोनों में डिफरेंस इतना है, इन सोडियम बाइकार्बोनेट all bicarbonates are connected to each other by intermolecular hydrogen bond as shown. This is for sodium bicarbonate. But in potassium bicarbonate, bicarbonate ions connect to each other by intermolecular hydrogen bonding, forming a ring or cycle in which only bigger cation can properly fit. So potassium bicarbonate in potassium bicarbonate, pattern of hydrogen bond formation is different. पोटाशियम बाइकार्बोनेट के अंदर बाइकार्बोनेट आयन के जुड़ने का तरीका सोडियम बाइकार्बोनेट के कंपैरिजन में डिफरेंट होता है। सो हियर ऑल द बाइकार्बोनेट आयन आर कनेक्टेड टू ईच अदर। मैं इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूं, दे आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड in form of long chain, in form of long chain. This kind of questions are informative. और अगर हमसे कोई पूछे कि कौन पानी में ज्यादा सॉल्युबल होगा, बेसिकली पोटाशियम बाइकार्बोनेट ज्यादा सॉल्युबल है सोडियम बाइकार्बोनेट से।
अगर कोई पूछे कि सोडियम प्लस कहाँ गया, आपने क्यों नहीं लिखा, बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड होता है ये जो केटायन वर्सेस एनायन का बॉन्ड है ना, आयनिक बॉन्ड, उसको कभी ड्रॉ नहीं कर सकते आप क्योंकि उसकी कोई ज्योमेट्री शेप नहीं होती। अंडरस्टूड है कि सोडियम प्लस यहाँ कहीं होगा, ये सारे बाइकार्बोनेट के साथ कहीं ना कहीं सोडियम प्लस जरूर बैठा है, पर क्योंकि केटायन सोडियम प्लस है, बाइकार्बोनेट एनायन है, उनके बीच में आयनिक बॉन्ड को कभी भी ड्रॉ करके या उनकी शेप ज्योमेट्री नहीं होती। तो मैंने भले यहाँ पोटेशियम प्लस बता दिया, लिखा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि पोटेशियम प्लस किसी तरीके से बॉन्डेड दिखाना पड़ेगा। सो हम सिंपल इतना लिखेंगे, K plus is sitting in this cavity, sodium plus cannot fit into this cavity। अगेन इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है आपसे, तो हमने सेफ साइड पे सीखा है कि भाई इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। नोटेड। अब एक बच्चे ने पूछा, आपने ये क्यों बोला कि पोटेशियम बाइकार्बोनेट ज्यादा सॉल्युबल रादर देन सोडियम बाइकार्बोनेट, तो उसका आंसर आपको मिलेगा जब हम आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे। ओके, लिथियम बाइकार्बोनेट हैज वेरी डिफरेंट, एक्चुअली लिथियम बाइकार्बोनेट लिक्विड होता है, बाकी सारे बाइकार्बोनेट सॉलिड है। तो लिक्विड बाई लिथियम बाइकार्बोनेट की बात हम यहाँ बिल्कुल भी कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ उन्हीं की बात कर रहे हैं जो एग्जिस्ट करते सॉलिड फॉर्म। चलो आगे देखें। इसी तरह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फ्यूमारिक वर्सेस मैलिक एसिड। या इसे ऐसे भी बोल देते हैं, कंपेयर Ka1 and Ka2 of, this question is very important। बच्चों ये ध्यान से सुनना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये आज आप पहली बार सुनोगे तो थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन आपने सेम क्वेश्चन ऑर्गेनिक में हजारों बार करना, तब आपको ये कुछ भी नहीं लगना, आपको लगेगा क्या है ये बार बार रेपिटेशन एक ही चीज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ के बेस पे आपको एक सवाल बताया था, 2,6-डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड के साथ, उसमें हमने उन दोनों में सबसे पहले ये देखा था कि जो हाइड्रोजन एसिडिक है OH बॉन्ड वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात हो रही है तो हम एसिडिक हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो इस हाइड्रोजन की चर्चा हो रही है। कार्बोक्सिलिक एसिड उस एसिड को हम स्ट्रॉन्ग कहेंगे जो अपने OH बॉन्ड को जल्दी से तोड़े, जो अपना H+ जल्दी से लूज करे। तो मैंने आपको ये बोला, किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को अपना H+ लूज करने का अगर कोई बड़ा फायदा दिखता नजर आएगा, तभी वो इस बॉन्ड को आसानी से तोड़ेगा। और आपने ये देखा था कि जहां पर हमने 2,6-डाइहाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड को मोर एसिडिक किसी शर्त पे बताया कि वो OH बॉन्ड ब्रेक करने के बाद जो बना रहा है O- वाला स्ट्रक्चर, उसको दोनों तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है। यानी कि हम ये चाहते हैं कि जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड H+ लूज करे, तो ये जो पीछे बचेगा O-, दिस शुड बी, जितना ज्यादा ये मोर स्टेबल होगा, जितना इसको आप स्टेबिलिटी दिलवाओगे किसी तरीके से, उतना ये कंपाउंड फॉरवर्ड की तरफ रिएक्शन को भेजेगा, उतनी आसानी से H+ जनरेट होगा। ये ध्यान रखना कि जब भी आपने ये बॉन्ड ब्रेक करना है तो इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिलवाने, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
इससे जब ये बॉन्ड टूटेगा तो जहां से H प्लस बन के निकलेगा, H पॉजिटिव बन के निकलेगा, वहां की ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। अगर किसी तरह आपने इसको स्टेबलाइज करवा दिया किसी कारण से, तो हम कह देंगे जो जो फैक्टर इसे ज्यादा स्टेबल बनाएंगे वो इस इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड में शिफ्ट करेंगे, यानी कि इस कंपाउंड को मोर एसिडिक बनाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पे फ्यूमेरिक और मैलिक एसिड के स्ट्रक्चर बताने लगा। दिस इज मैलिक एसिड एंड दिस इज फ्यूमेरिक एसिड। अगर हम इन दोनों के स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम इन दोनों के स्ट्रक्चर की बात करें तो इन दोनों में आप ये देख सकते हो कि डबल बॉन्ड की एक साइड में सेम ग्रुप है और दूसरी तरफ सेम ग्रुप है, जिसके लिए हम ऑर्गेनिक में ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं इट इज सिज फॉर्म। जब आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जीओसी में पढ़ेंगे तब आपको ये चीज बताई जाएगी कि डबल बॉन्ड के सेम साइड पे दोनों ग्रुप सेम आ गए तो इसे सिज फॉर्म कहते हैं, और यहां डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड पर सेम ग्रुप अगर दिखे, ऑपोजिट साइड पर सेम ग्रुप दिखे, इसे ट्रांसफॉर्म कहते हैं। अगर कोई कहे ना कि हमें ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्म का मतलब डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड पर सिमिलर ग्रुप और ऑपोजिट साइड। यहां पर COH दोनों सेम ग्रुप, दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड। हियर सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड। सिस वर्सेस ट्रांस में यही डिफरेंस होता है कि जहां पर डबल बॉन्ड की सेम साइड पे दोनों ग्रुप्स सिस, और जहां डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड पर सेम ग्रुप, दैट इज ट्रांस। ठीक है। अब अगर हमें कोई ये पूछे कि ये वाला H जल्दी से टूटेगा या ये वाला H जल्दी से टूटेगा, तो पहले एक बार बिल्कुल पहले की तरह एक बार इस OH बॉन्ड को ब्रेक करके देखते हैं कि बनता क्या। तो मान लेते हैं कि इसने अपना OH बॉन्ड तोड़ दिया, ये COOH है, तो मैंने इसका ये बॉन्ड तोड़वा दिया, यानी कि यहां से OH हटके ये बन गया O-। और यही काम अगर मैं यहां से कर दूं, इस H प्लस को निकलवा दूं, तो मैंने एक बार इस COH का H प्लस निकलवाया और एक बार इसका H प्लस निकलवाया। अब आप मुझे ये बताइए इन दोनों में जो ये O- बन रहा है, इसके लिए ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा पास है हाइड्रोजन बॉन्ड करने के लिए। इस O- का हाइड्रोजन के साथ यहां से H प्लस निकलने के बाद बनने वाले O- को ये वाला H एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा। लेकिन इस O- के लिए क्या ये वाला H हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है? क्या ये हाइड्रोजन तो sp2 कार्बन से जुड़ा है, क्या यहाँ O- के साथ इस H को हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी? नहीं कर सकता, क्योंकि ये हाइड्रोजन sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ, तो यहां पर इस तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पॉसिबल। तो किसको H प्लस लूज करने का एक्स्ट्रा बेनिफिट है, पहले वाले को या दूसरे वाले को? कौन H प्लस लूज करे तो उसको ज्यादा फायदा हो रहा है? फर्स्ट वाला। तो आपके पास ये दूसरा एग्जांपल है जहां पर आप देख रहे हो कि यदि किसी कंपाउंड ने अपने OH बॉन्ड को ब्रेक किया
और H प्लस लूज करने के बाद, H प्लस लूज करने के बाद अगर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है, भले वो 5 मेंबर की हो, 6 मेंबर की हो या 7 मेंबर की हो, तो वो फायदा हम काउंट करते हैं, वो फायदा सिग्निफिकेंट है। तो अगर कोई हमें ये कह दे कि इस OH ग्रुप, OH बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो इसमें स्ट्रांग हो रही है, रादर देन इसमें, तो पॉसिबल ही नहीं। तो मैं कह दूंगा पहला H प्लस लूज करना इसके लिए ज्यादा आसान है। मैंने ये वर्ड यूज किया, पहला H प्लस लूज करना इसके लिए ज्यादा आसान है। Sudhanshu, I'm not going to entertain your doubt right now. That's from the different topic. So don't text it again and again. इसके लिए अपना H प्लस लूज करना पहली बार ज्यादा आसान है, क्योंकि इसे H प्लस लूज करने के बाद बड़ा फायदा दिखेगा। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है विद इन द मॉलिक्यूल, वो भी 7 मेंबर्ड के साथ, तो इट इज नॉट इग्नोरेबल, इट इज सिग्निफिकेंट। ये भी ध्यान रखना, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप करवा रहे हो ना इंट्रामोलिकुलर, तो 6 मेंबर्ड रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल, देन 5, देन 7, 6 मेंबर्ड रिंग, देन 5 मेंबर्ड रिंग, देन 7 मेंबर्ड रिंग। हालांकि ये फिर रिजिड फैक्टर, रिजिड ऑर्डर नहीं है, मैक्सिमम टाइम ये लगेगा, या तो 6 मेंबर्ड रिंग या फिर 5 या 7, बस और कोई नहीं। तो मैं कहूंगा कि इसे जो फायदा हाइड्रोजन बॉन्ड करने का, वो फायदा इसे नहीं मिल रहा। तो पहला H प्लस लूज करने का बेनिफिट इसको ज्यादा है, इसीलिए ये वर्ड यूज किया जा रहा है Ka1। Ka1 का मतलब है हु इज मोर एसिडिक फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर मैं सेकेंड टाइम की बात करूं, सेकेंड टाइम, मान लो बच्चों में इसने H प्लस अपना पहला लूज कर दिया, इसने अपना पहला H प्लस लूज कर दिया। अब सेकेंड टाइम की अगर मैं बात करूं, तो यहां से इस OH को निकलना है, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, इसे निकलना है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। लेकिन सेकेंड टाइम तो ये एसिडिक हाइड्रोजन था, इसे ब्रेक करवाना है, पर ये तो ऑलरेडी यहां पर बॉन्डेड है, तो इसको निकलवाने के लिए आपको 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, और यहां पर इसको किसी ने नहीं पकड़ के रखा, इसका तो हाइड्रोजन बॉन्ड है नहीं। तो सेकेंड टाइम कौन अपना H प्लस जल्दी लूज कर पाएगा, ये या फिर ये? सेकेंड टाइम हु विल बी मोर एसिडिक, सेकेंड टाइम हु कैन इजिली लूज H प्लस, ऑब्वियसली सेकेंड। इसलिए मैं बोलूंगा Ka2 फॉर दिस इज मोर। तो अगर कोई पूछे Ka1 Ka2 क्या होते हैं, उसका एक्चुअल मीनिंग आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में पता लगेगा, पर फॉर द टाइम भी आप सिर्फ इस चीज को ऐसे समझोगे, पहली बार हु इज मोर एसिडिक, दूसरी बार हु इज मोर एसिडिक। जो पहली बार ज्यादा एसिडिक होगा उसका Ka1 हाई होगा, जो दूसरी बार ज्यादा एसिडिक होगा उसका Ka2 हाई होगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले H प्लस को तोड़ के बनने वाले एनायन को देखना है, किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और किसमें नहीं हो रही। H प्लस लूज करने के बाद जहां बनने वाले एनायन को, O माइनस को हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सुख मिलेगा, वो जल्दी से OH बॉन्ड उस लालच में तोड़ देगा। लेकिन वो चीज इसके पास पॉसिबल नहीं थी। लेकिन सेकेंड टाइम इसका यही हाइड्रोजन निकलना था, क्योंकि ये हाइड्रोजन एसिडिक है सेकेंड टाइम, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, COOH का H एसिडिक है, सेकेंड टाइम इस हाइड्रोजन को निकलना, बट ये तो ऑलरेडी बॉन्डेड है, तो इसका निकलना रिलेटिवली मुश्किल हो गया। लेकिन यहां पर इसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया था, इट इज स्टिल फ्री टू लूज। तो सेकेंड टाइम ये ज्यादा एसिडिक है और फर्स्ट टाइम ये ज्यादा एसिडिक है, तो मैं बोलूंगा Ka1 मैलिक एसिड का और Ka1 फ्यूमेरिक एसिड का। Ka1 of malic acid is more, पर second time Ka2 of fumaric acid is more. And this question is very important for your JEE Advanced और JEE Mains। तो अब आप बोलोगे
in malic acid after the loss of first acidic hydrogen, it undergoes intramolecular hydrogen bond and gets more stable. So its Ka1 is large, but second time hydrogen of acidic hydrogen of fumaric acid can be easily lost as it is not involved in hydrogen bonding. So Ka2 of fumaric acid is more than Ka2 of malic acid. सो सेकेंड टाइम इस हाइड्रोजन का निकलना आसान है, ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं कहलाते। जो हाइड्रोजन COOH ग्रुप के होते हैं उन्हीं को एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का ये वाला हाइड्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन ही एसिडिक है, फ्यूमेरिक एसिड में ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन ही एसिडिक है। तो यहां पर इस H+ को लूज करने के बाद बनने वाले इनाइन ने अपने नेबरिंग हाइड्रोजन को पकड़ के हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली, तो इसे तो फायदा हो गया। वो फायदा इसे नहीं हो पाया क्योंकि इसके लिए ये दूर है ये दोनों, लेकिन इसके लिए ये पास में था, पर ये किसी काम का नहीं क्योंकि ये हाइड्रोजन sp2 कार्बन से कनेक्टेड है एंड हाइड्रोजन कनेक्टेड टू sp2 कार्बन इज कैनॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन सेकेंड टाइम जब इस हाइड्रोजन की बारी आई, वो तो बेचारी मजबूर थी, वो तो दोनों तरफ से फंसी हुई है, इसका निकलना तो और मुश्किल हो गया, पर इसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, तो सेकेंड टाइम इसका निकलना आसान हो गया। इट कैन इजिली अंडरगो ब्रेकेज, राइट। तो किसी भी एसिड को मोर एसिडिक बनाने में और किसी भी बेस को मोर बेसिक बनाने में हाइड्रोजन बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड का रीजन वन ऑफ द सिग्निफिकेंट रीजन होता है। तो जब आप ये सारी बातें कर रहे हो, ये बाय डिफॉल्ट वाटर में चल रही है, बाय डिफॉल्ट वाटर में चल रही है। तो आप ये कभी नहीं कह सकते इन जनरल कौन ज्यादा एसिडिक है, हमेशा जब भी बात उठेगी Ka1 Ka2 की टर्म में उठेगी बात। नोटेड? यस यश, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब भी किसी कंपाउंड के पास एक से ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, वो कभी भी एक साथ नहीं निकलते, वो 1 by 1 निकलते हैं, हमेशा स्टेप बाय स्टेप, कभी एक साथ नहीं निकलते। चलो अब हम अपने एक लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, फिर केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3 भी खत्म हो जाएगा। अब हम केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3 में
एक बच्चे ने पूछा कैसे पता लगेगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट लगा के एसिडिक और बेसिक सेल कंपेयर करना है? आंसर इज प्रैक्टिस। और आप सोचोगे प्रैक्टिस कहाँ से करें? जो शीट के क्वेश्चन है और डीपीपी के क्वेश्चन है वो कर लो, बाकी जो नोट्स के एग्जाम्पल है उसको तो बहुत अच्छे से करना है। ये मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ, जब आपका फाइनल एग्जाम आएगा आपको आपके नोट्स में से मिलेंगे क्वेश्चन, अपने नोट्स को तो इनऑर्गेनिक में अच्छे से पढ़ के जाना है। मैंने बहुत ज्यादा टाइम लगा के बहुत ज्यादा डिटेल में नोट्स बनवाए। अब इसमें एक अंतिम क्वेश्चन है जो एक स्टूडेंट बार बार पूछ ही रहा था, जो ऑलरेडी मेरे माइंड में था बताने को। कॉपर सल्फेट 5 वाटर का स्ट्रक्चर। तो आप एक पूछ रहे हो, मैं दूसरा भी बता दूंगा। FeSO4.7 वाटर का स्ट्रक्चर। ध्यान से समझना स्ट्रक्चर को, ये आपके शीट में क्वेश्चन है, आपको मिलेगा। देखो पहली बात तो यहाँ पे कॉपर +2 है, सल्फेट 2- है, तो इनके बीच में केटायन एनायन में आयनिक बॉन्ड है। सल्फेट के साथ सल्फर और ऑक्सीजन में, या सल्फर और ऑक्सीजन में, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। कोई भी ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज तो आएगा क्योंकि सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल है ना, तो 5 में से एक वाटर मॉलिक्यूल हमेशा सल्फेट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके रखता है, H+, ऑक्सीजन नेगेटिव। हमेशा जब भी कभी किसी कंपाउंड के बाहर कुछ वाटर मॉलिक्यूल है ना, और अगर आपको अंदर सल्फेट दिख रहे हैं, तो जितने वाटर मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल सल्फेट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। कितने वाटर मॉलिक्यूल बच गए? 4। तो वो कहाँ है? वो इस कॉपर 2+ के साथ वाटर 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 they will form coordinate bond. This is your complete cation. तो कॉपर सल्फेट 5 वाटर एक ऐसा एग्जांपल है जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड भी है, केटायन आयन का आयनिक भी है, कोवलेंट बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, हर तरीके का बॉन्ड है। इसलिए आपसे कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन देके कौन से कंपाउंड में चारों तरह के बॉन्ड है, तो आप बोलोगे कि जो चारों तरह के बॉन्ड है वो ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें बाहर बाहर कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। कॉपर 2+ केटायन सल्फेट एनायन। मैंने कॉपर 2+ क्यों लिखा? कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर, पूरे सल्फेट का चार्ज -2, पूरे सल्फेट का चार्ज -2, तो कॉपर पे +2 चार्ज, फिर से केटायन एनायन आयनिक बॉन्ड, अंदर कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब अगर किसी ने आपसे पूछा कि इस कॉपर की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो हाइब्रिडाइजेशन बताते वक्त आपने 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा कर दिया, तो आपने बोल देना sp3 गलत। मैंने आपको एक चीज याद दिलवाई थी, कभी भी मैंने एक बार कभी इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम सुनवाया था आपको, DsP2। DsP2 में मैंने आपको कई बार एक बात उठाई थी, कभी भी सेंटर में अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट आ गया और उसके अराउंड स्टेरिक नंबर 4 हो और कॉम्प्लिकेटेड से ग्रुप लगे हों, सिंपल एटॉमिक ग्रुप में क्लोरीन ऐसा नहीं लगा होगा, तो ऐसे केस में आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 बताओगे, जो आप 12th में पढ़ने वाले हो, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये चीज मैंने आपको आपके नोट्स में बताई भी थी कि कभी भी सेंट्रल एटम अगर डी ब्लॉक का आ गया, उसके अराउंड स्टेरिक नंबर 4 बन रहा हो और सराउंडिंग में सिंपल सिंपल मॉलिक्यूलर वाटर मल्टी एटॉमिक लगे, सिंपल Cl, चारों Cl लगे, ऐसी बात नहीं हो रही। सो ऐसे केस में मैं बोलूंगा कि इस केटायन के अराउंड हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है, sp3 नहीं है। और ऐसे केस में इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होती है।
टेट्राहेड्रल नहीं होती। अगर sp3 ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन होता तो हम कहते ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, पर क्योंकि sp3 नहीं है तो नो टेट्राहेड्रल। dsp2 वर्सेस देन ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर। इसी तरीके से FeSO4.7 वाटर में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालना हो, सल्फेट का पूरा चार्ज है -2, तो आयरन पे आ जाएगा +2। तो Fe2 प्लस के अराउंड 6 वाटर मॉलिक्यूल दे विल कोऑर्डिनेट। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, तो 1 लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। बचा हुआ एक सल्फेट will form 1 hydrogen bond with 1 water molecule। यहां मुझे बताओ आयरन की हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलोगे? आयरन की हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4 5 6 स्टेरिक नंबर sp3d2 sp3d2। और अगर कोई पूछे व्हाट इज ज्योमेट्री, जब सेंटर के अराउंड 6 बॉन्ड पेयर्स होते हैं, स्टेरिक नंबर 6, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। दिस इज ब्लू इन कलर, दिस इज ग्रीन इन कलर। इनके एक्वा सोल्यूशन व्हेन यू डिसॉल्व देम इन वाटर इट इज ऑफ ब्लू कलर, इट्स ऑफ ग्रीन कलर, याद रहना चाहिए। why it is blue, why it is green, why it is sp3d2, why it is dsp2, this all you will be taught in chemical coordination chemistry in class 12। हम हमेशा स्क्वायर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री को ऑक्टाहेड्रल के नाम से बोलते हैं हमेशा। दिस इज अ स्टैंडर्ड वे। तो यहां पर लिखना है dsp2, पर यहां लिखना है sp3d2। तो ये सवाल आपकी शीट में कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा, ये चीज आपको बतानी थी। Now I am moving to the last part of chemical bonding part 3 to finish this chapter। अब हम बात करेंगे कुछ अलग अलग टाइप की बॉन्ड्स की। दे आर कॉल्ड वीक फोर्सेस और वीक बॉन्ड। तो ऐसी हमने 6 तरह की फोर्स पढ़ी। आयन डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, induced dipole attraction। This is also called Keeson force। This is called Debye force।
and this is called London or dispersion force. ध्यान से समझना, दिस इज नॉट केमिकल बॉन्डिंग फोर्स, दिस इज केमिकल बॉन्डिंग। ये जो मैंने आपके सामने 5 नाम लिए ना, 1 2 3 4 5, ये सारी की सारी वीक अट्रैक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्ड से भी वीक। सबसे स्ट्रॉन्ग है यूजुअली आयनिक बॉन्ड, फिर आता है कोवलेंट बॉन्ड, इनमें कभी कभी टाई भी हो जाता है, कभी कभी कोवलेंट बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाता है कुछ कुछ केसेस में, लेकिन ज्यादातर केसेस में आयनिक बॉन्ड ज्यादातर स्ट्रॉन्ग होता है। तो आयनिक, कोवलेंट, फिर आता है मेटालिक बॉन्ड, जो केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 4 में पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ाया। चौथे नंबर पे हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद और वीक ये सारी फोर्सेस, ये सब वीक। इनमें भी कोई कह देना कि कंपैरिजन करो विच इज स्ट्रॉन्ग विच इज वीक, तो जिस सीक्वेंस में लिखा है 1 2 3 4 5, दिस इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग, लेस स्ट्रॉन्ग, इवन लेस स्ट्रॉन्ग, वेरी वीक, वीकेस्ट। और बेसिकली दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड वंडरवॉल फोर्सेस। वंडरवॉल फोर्सेस बेसिकली दुनिया में हर मॉलिक्यूल में। आपको पता है बॉन्ड बनाने के टाइम पे एनर्जी रिलीज होगी, और आप अब ये अच्छे से जान गए हो, जरूरी नहीं होता कि बॉन्ड तभी बनेगा जब किसी ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना हो। वो थ्योरी तो हमने पता नहीं कब की त्याग दी। कहाँ हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखे, बैक बॉन्डिंग देखे, बनाना बॉन्ड देखे, ब्रिज बॉन्ड देखे, हाइड्रोजन बॉन्ड देखे। इतनी सी छोटी सी उम्र में आपने क्या क्या नहीं देख लिया दुनिया में। तो ये जो हम बॉन्ड्स बनाने वाले हैं, ये भी आप देखोगे कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। बॉन्ड बनाना हर एक का अधिकार है, कारण कुछ भी हो, क्योंकि दुनिया की, यूनिवर्स की हर चीज चाहती है कि वो अपनी एनर्जी को लूज करे। अगर उसको पता है कि किसी से अट्रैक्शन करने से एनर्जी लूज होगी, तो वो कोई ना कोई कारण ढूंढ लेगी। अट्रैक्शन होना इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ द नेचर। लेकिन ये वाले फोर्सेस बहुत वीक है, कि ऐसे फोर्सेस हैं अगर मैंने ब्लो भी किया ये बॉन्ड टूट जाते हैं। अच्छा मैंने किसी को किया ब्लो, बॉन्ड टूट गया, अगले पल ये बन भी जाएगा बॉन्ड, फिर किया टूट जाएगा। जब मैं कह रहा हूं ब्लो करने से, हवा करने से ये बॉन्ड टूट गए, तो क्या फ्रिक्शन की हीट दे दो, टूटेंगे नहीं आराम से। ये नहीं कि गर्म करना पड़ेगा बर्नर पे ले जाके, बड़े आराम से रूम टेम्परेचर पे टूट भी जाता है, रूम टेम्परेचर पे बन भी जाता है। बेचारी बड़ी वीक वाली फोर्सेस है। अब देखो क्या क्या है। अगर मैं यहाँ पे बात बोलूं किसी केटायन या एनायन की, और एक मेरे पास डाइपोल है। जब मैंने ये वर्ड बोला ना डाइपोल, तो इसका मतलब इसके अंदर पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। और पोलर कोवलेंट बॉन्ड का मतलब इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव सेंटर है। और अगर ये कोई केटायन के सामने मैंने डाइपोल को खड़ा कर दिया, तो ये डाइपोल अपनी दो तरह की ओरिएंटेशन ले सकता है। इस तरह की या इस तरह की, दोनों में फर्क देखा। मैंने आयन के सामने नेगेटिव एंड लिखा है और आयन के सामने पॉजिटिव एंड लिखा है। अगर इस आयन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो डाइपोल अपने आप को ओरिएंट कर लेता है, ये ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। ये अपने आप को वैसे फ्लिप करेगा कि इसके पॉजिटिव के सामने इसका नेगेटिव आ जाए। और अगर ये आयन नेगेटिव होता, तो ये अपनी पलटी मार के अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेता।
यहाँ पर कोई 45 डिग्री पे नहीं है, ये मैंने जस्ट ड्राइंग बनाई है शुभम, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस नहीं पूछने। तो यहाँ पे कहीं भी कोई डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, बस ये बताना चाह रहे हैं कि अगर ये आयन पॉजिटिव है तो ये डाइपोल अगर इसके पास में लाके खड़ा कर दिया तो ये डाइपोल अपनी ओरिएंटेशन बदल देगा डिपेंडिंग ऑन किसके सामने कौन खड़ा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने सोडियम आयन को पानी में डाल दिया, मैंने इसे पानी में डिसॉल्व कर दिया, या पानी में मैं किसी आयन को देख रहा हूं। तो अगर यहाँ पे वाटर की बात करूं तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, H पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो वाटर इज ए डाइपोल, क्योंकि वाटर के अंदर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स है। तो मैं वाटर को दिखा रहा हूं लाइक दिस इज डाइपोल, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड, नेगेटिव एंड इज रिप्रेजेंटिंग ऑक्सीजन, पॉजिटिव एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय हाइड्रोजन। तो अगर मैंने सोडियम प्लस को पानी में डाल दिया तो खूब सारे पानी के मॉलिक्यूल सोडियम प्लस के अराउंड ऐसे घूमते, वाटर मॉलिक्यूल अपने आप को अरेंज कर लेते खूब सारे। खूब सारे वाटर मॉलिक्यूल जिनमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, दे विल सराउंड दिस सोडियम आयन एंड ऑफर अट्रैक्शन विद दिस। मैंने तो 5 बनाए ना, पता नहीं कितने हो सकते। ये वो हालत होती है जब आप फर्स्ट ईयर में, वेरी फर्स्ट ईयर में अपने प्रेस्टिजियस, अपने सपनों के महल वाले इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, जैसे आप उस कॉलेज में एंटर हुए, आपके सीनियर्स आपकी रैगिंग करने, आपकी बैंड बजाने आ गए इकट्ठे हो, कि कोई बाराती आ गए दूल्हे का स्वागत करने के लिए। तो बेसिकली आप जैसे कॉलेज में एंटर कर गए, सबको पता लग गया कि कोई बंदा आया है, तो ये था सीनियर्स का गैंग, और आप उसके अंदर घुसे, और आपके पास एक बड़ी अच्छी चीज थी जो हर सीनियर को दूर से सुगंध आई और भागते आए सब लोग। क्या था आपके पास? पॉजिटिव चार्ज। और जो सीनियर्स थे उनके ऊपर थे लोन पेयर, और वो सारे के सारे पोलर मॉलिक्यूल थे, पोलर। तो ये जो नेगेटिव आयंस है, दे विल सराउंड द केटायन, दे विल सराउंड। अब ऐसे एक बच्चे ने बोला सर आईआईटी बॉम्बे में रैगिंग नहीं होती। मजाक कर रहे हो तुम? किसने बोल दिया? झूठी गलतियों में नहीं रहते। बस आजकल रैगिंग का बड़ा प्यारा सा नाम है इंटरेक्शन, और उस इंटरेक्शन में क्या हो सकता है? कुछ भी। और वो बहुत मजे वाली इंटरेक्शन थी, बहुत मजे वाली। तो आई एम सिंपली सेइंग दैट कि आयन इज सराउंडेड बाय पोलर मॉलिक्यूल, और जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स, उनका ऑक्सीजन का नेगेटिव एंड इसके पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा और हर तरफ से घेर लेगा। तो अब मैं ये वर्ड बोलूंगा, वाटर इज ए डाइपोल, वाटर इज ए डाइपोल, इट्स ए डाइपोल, और आयन के बीच में ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, दिस इज कॉल्ड आयन डाइपोल अट्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड आयन डाइपोल अट्रैक्शन। और इस प्रोसेस को पता क्या कहते हैं? जब केटायन पानी में गया और सारे वाटर मॉलिक्यूल उसको घेर लिया हर तरफ से, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन ऑफ आयन। अगर ये सॉल्वेंट वाटर है तो हाइड्रेशन, पर अगर ये सॉल्वेंट वाटर नहीं है, कोई और सॉल्वेंट है, देन सॉल्वेशन। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज हाइड्रेशन, व्हाट इज सॉल्वेशन, तो आप बोलो किसी केटायन का सॉल्वेंट में जाना और उस केटायन के अराउंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का गैंग पूरा उभर के सामने आ जाए। अगर कोई पूछे आयन की सॉल्वेशन में, आयन की हाइड्रेशन में कौन सी अट्रैक्टिव फोर्स होती है, आप बोलोगे आयन डाइपोल अट्रैक्शन, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। सो दिस इज कॉल्ड
ion dipole attraction or here cation gets solvated by water molecules. This is hydration or solvation. जब जब सॉल्वेंट वाटर होगा तो हाइड्रेशन का नाम भी बोलोगे. हाइड्रेशन इज ए सॉल्वेशन क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है. पर अगर ये सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल के अलावा कोई और सा सॉल्वेंट है फिर सिंपल बोलना सॉल्वेशन, फिर आप उसे हाइड्रेशन का नाम नहीं दोगे. इसी तरीके से एग्जांपल दे रहा हूं. मान लो आपने क्लोराइड आयन को Cl- आयन को पानी में डाल दिया. दिस इज से Cl- आयन. अब यहां पे क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, तो क्लोरीन पे अगर नेगेटिव चार्ज है उसके कांटेक्ट में तो वाटर मॉलिक्यूल है ना. वाटर मॉलिक्यूल में पॉजिटिव एंड भी था, नेगेटिव एंड भी था. तो यहां पर भी सेम वैसा होगा. Cl- के अराउंड खूब सारे वाटर मॉलिक्यूल अपना हाइड्रोजन वाला हिस्सा इसके सामने रखते हुए अट्रैक्शन करेंगे. This is again called, this attraction force is ion dipole attraction. Ion dipole attraction between any ion and a polar molecule जिसके अंदर polar covalent bond हो. अब डाइपोल डाइपोल ये हम पहले भी देख चुके हैं, मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं. डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन को अगर हम देखें, डाइपोल डाइपोल नाम से ही क्लियर है, दो डाइपोल के बीच का अट्रैक्शन. डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन लाइक जो हाइड्रोजन बॉन्ड आपने पढ़े थे. लेट्स से मैंने HF ले लिया. यहां पर फ्लोरीन पे नेगेटिव है, H पे पॉजिटिव है. H पे पॉजिटिव, फ्लोरीन पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, फ्लोरीन पे नेगेटिव. दिस इज डाइपोल, दिस इज डाइपोल, दिस इज डाइपोल. और इनके बीच के ऑपोजिट एंड, इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव ने पकड़ना है, इसके नेगेटिव ने इसके पॉजिटिव को पकड़ना है. दिस इज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन. पर याद है मैंने आपको क्या बोला था, हर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन इज नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड. अगर इस डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए 5 to 65 किलो जूल पर मोल एनर्जी लग गई तो आप इसे वीक नहीं बोलोगे, फिर ये हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम होगा. So basically this dipole dipole attraction, if it is very strong, that it requires more than 5 or between 5 to 60 kilojoule per mole energy to break this bond, you will not count it as weak. इसलिए no doubt ये dipole dipole attraction है, but we call it as hydrogen bond because it is otherwise a strong bond. इसलिए मैं यहां पर एग्जांपल के तौर पे फ्लोरीन हटा के क्लोरीन लगा रहा हूं. अब मैं बोलूंगा कि ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है क्योंकि नाउ इट्स अ वीक बॉन्ड. सो डाइपोल अट्रैक्शन बिटवीन, दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन positive and negative end of positive and negative end of
टू डिफरेंट डाइपोल, positive and negative end of two different dipole. पर ये जितनी भी बॉन्ड्स है ना जो आप पढ़ रहे हो ये वीक फोर्सेस के नाम पे, दे ऑल आर इंटरमोलिक्यूलर बॉन्ड। इंटरमोलिक्यूलर का मतलब ये दोनों इस टाइप की बॉन्ड की बात नहीं हो रही, ये इंटर एटॉमिक बॉन्ड है, ये पड़ोसियों के बीच का आकर्षण है, ये दोनों पड़ोसी हैं। डायरेक्ट सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ कोई कोवेलेंट बॉन्ड या शेयरिंग नहीं की। डॉटेड लाइन का मतलब ही यही है, वन मॉलिक्यूल वन स्पीशीज और सेकंड स्पीशीज के बीच का अट्रैक्शन। ये इंटर एटॉमिक बॉन्ड है, ये इंटर एटॉमिक बॉन्ड है, ये इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड है। इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड, इंटर एटॉमिक बॉन्ड। So they all are weak forces. तीसरा, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। अब देखो इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या है। जहां भी मैंने वर्ड यूज किया ना इंड्यूस्ड डाइपोल, ध्रुव तू चला, तूने जाना तू चला जा, मुझे तो पढ़ाना है। सबसे पहले तो जब भी मैंने वर्ड यूज किया इंड्यूस्ड डाइपोल, इसका मतलब मैं किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। नॉन पोलर, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन। अगर इस क्लोरीन की मैं बात करूं, यहां पर दोनों इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या ये डाइपोल कहलाएगा? क्या इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर्स डेवलप होंगे? नहीं ना, क्योंकि बोथ आर इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव। दोनों ने अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बराबर ताकत से पकड़ा हुआ है, किसी पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं। पर अगर मैं इसके कांटेक्ट में इसके पास कोई केटायन ले आया, लेट्स से सोडियम प्लस, तो अब इन दोनों की नीयत बदल जाती है, ये दोनों का मन बेईमान हो जाता है। ये क्या करता है, अब अपने इस इलेक्ट्रॉन को जोर से खींचेगा ताकि इस पे नेगेटिव चार्ज आए और इस पे पॉजिटिव चार्ज आए, ताकि इसका इसके साथ अट्रैक्शन हो। क्योंकि अट्रैक्शन करने का बहाना उसने ढूंढ लेना है। इसने कह देना सॉरी क्लोरीन, अब मैं तेरे साथ वैसी फेथफुलनेस नहीं निभा सकता क्योंकि मेरे पड़ोस में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू उसके साथ अट्रैक्ट हो रहा हूं। क्योंकि ये सोडियम प्लस इसके लोन पेयर को जोर से खींचता है। जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो क्लोरीन ने इस क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींचने शुरू कर देने। तो अगर कोई मुझे ये कह दे कि ये मॉलिक्यूल तो पोलर नहीं था, ये तो नॉन पोलर था, मैं कहूंगा अब नहीं है क्योंकि इसके पड़ोस में कोई आयन आ गया। मैं बोलूंगा इसके कारण इसके अंदर पोलर कैरेक्टर इंड्यूस हो गया। इंड्यूस का मतलब पैदा करवाया गया। अगले ही मोमेंट जब मैं सोडियम प्लस ले जाऊंगा, यहां से ले जाऊंगा, ये फिर से अपनी पुरानी फॉर्म इसमें आ जाएगा। ये कहेगा इससे सॉरी सॉरी गलती होगी। अगर यही सोडियम प्लस मैंने इधर रखा होता, इधर, तो फिर इस पे नेगेटिव आ जाता और इस पे पॉजिटिव आ जाता। तो बेसिकली सोडियम प्लस जिस साइड पे जाएगा ना, उसके सामने वाले आयन को ऑपोजिट करेक्टर इंड्यूस करना है। अगर सोडियम प्लस इधर आया तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल वो पोलर बनना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे ये चक्कर नहीं था सोडियम प्लस लेफ्ट में है राइट में है, वो कहीं भी आ जाए, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं से भी, एक क्लोरीन पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव बन जाएगा हमेशा। जैसे मान लो किसी ने बोला सोडियम प्लस नीचे से आ गया, आ जाए, तो ये मॉलिक्यूल ऐसे घूम जाएगा, ये फिर अपने आप को ऐसे घुमा लेगा ताकि ये नेगेटिव बन जाए, ये पॉजिटिव बन जाए, क्योंकि ये जो डाइपोल है इसको फ्लिप करने की आदत है। तो बेसिकली इट विल ओरिएंट इटसेल्फ इन सच ए वे कि वो केटायन के सामने अपना नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड रख दे। कहीं से भी आए अक्षत, दाएं बाएं लेफ्ट राइट, कहीं से भी आए, कभी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल ने नॉन पोलर नहीं रहना जैसे उसके कांटेक्ट में आयन आता है।
तो मैं कहूंगा दिस इज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। नाउ डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब कि यही काम एक डाइपोल कर रहे और एक इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के सामने पोलर मॉलिक्यूल को लाके खड़ा कर दो, सेम स्टोरी ऐसे होगी लाइक HCl के सामने मैंने क्लोरीन खड़ी कर दी, इट्स ए नॉन पोलर बट इट्स ए पोलर, और यहां क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H पॉजिटिव है। अब बताओ ये क्लोरीन कौन सा चार्ज अक्वायर करे ताकि इनमें अट्रैक्शन हो? दिस क्लोरीन शुड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ, ये क्लोरीन पावर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव आए ताकि इनमें अट्रैक्शन हो। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। सो इंड्यूस्ड का मतलब कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोलर मॉलिक्यूल वर्सेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल की अट्रैक्टिव फोर्स। तो इसको हम लास्ट में कर लेंगे। राकेश के बम्स में बहुत दर्द हो रही है, वो बेचारा कह रहा है छुट्टी दो छुट्टी दो छुट्टी दो। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में वाइंड अप कर देंगे, केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3 फिनिश। तो हार्डली 5-10 मिनट्स का है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा कि इस पे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। तो हार्डली आधे पौने घंटे की केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3 की क्लास होगी। टाइम बचा तो फिर अब हम फिजिकल स्टार्ट कर देंगे। तो 2 क्लास हमने फिजिकल पे लगानी हर वीक। तो एक्सरसाइज केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3 का पूरा शीट आप कर सकते हो, वैसे भी मैंने होमवर्क आपको उसका दे ही दिया। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे अहेड। सो वी विल बी फिनिशिंग द 5th पॉइंट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके बच्चों।